कुछ दिन पहले ही हमारे 11वीं द्विपक्षीय समझौता का ज्ञापन दिनांक 22 जुलाई 2020 को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षरित हुए, जिसमें हमारे BFI ने इस मेमोरेंडम में हस्ताक्षर नहीं किए। इसके कई सवाल और जवाब हमारे BFI के सेक्रेटरी श्री देवाशीष बासु चौधरी ने इसकी जवाब देंगे आपके सामने। 32 महीने के पश्चात 11वीं द्विपक्षीय समझौता के लिए दिनांक 22 जुलाई 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आपके अनुसार इस समझौता ज्ञापन के मुख्य विशेषताएं क्या है? जहाँ तक बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया का सवाल है, इस जो समझौता ज्ञापन हुआ है, हमारे हिसाब से इस समझौता ज्ञापन का जो मुख्य विशेषताएं हैं, सबसे पहले ये है कि हमारी जो सामूहिक सौदेबाजी यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सामूहिक सौदेबाजी एक बहुत भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम सबको ये पता है कि जब से ये वार्तालाप चालू हुआ था ये समझौते की, तब से लेकर एम्प्लॉय कर्मचारी और अधिकारियों के बीच ये बात उठाया गया है कि जहाँ तक सामूहिक सौदेबाजी का सवाल है, ये हमारे कुछ काम की नहीं है। हमारी ये जो सौदेबाजी है, जो बार्गेनिंग है, इसका अधिकार हमें पे कमीशन को दे देना चाहिए। तो इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ा, क्योंकि ये अधिकार है, जो अधिकार बैंक एम्प्लॉय को, बैंक कर्मचारियों को ऐसे नहीं दिया गया। बहुत साल लड़ाई करने के बाद सन 1966 में हम पहली द्विपक्षीय समझौता हमने कर सके, और उसके बाद ये 11वां द्विपक्षीय समझौता है। तो ये अधिकार हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये चुनौतियों का हमने सामना किया, और जाके 32 महीने बाद हम ये समझौता ज्ञापन हो सका। दूसरी बात जहाँ तक सवाल है, ये पता है हम सबको कि IBA ने शुरू से 2%, सिर्फ 2% बढ़ाने की प्रस्ताव दी थी। जहाँ तक पिछले बार भी हमने 15% बढ़ा सके, इसलिए 2 से लेके हमें 15 तक लाना पड़ा, और ये 15 तक पहुँचने के लिए हमें 4 दिन का हड़ताल भी करना पड़ा बैंकिंग उद्योग में। तो ये भी जो हासिल हमने किया है 15%, ये अधिकार जो था हमारा, ये अधिकार प्रयोग करके ही हमें मिला है। ये दूसरा मेरे हिसाब से विशेषता है। और तीसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी हमारी ताकत है, ये है कि घटकों की एकता। हमारी जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, जो संयुक्त मंच है बैंक उद्योग में, जो पिछले तकरीबन 30 साल से ऊपर चलता आया है, इस एकता को हम बनाए रखें। बीच बीच में IB की तरफ से बहुत कोशिश की गई थी कि इस एकता को तोड़ा जाए। हम सबको मालूम है कि अफिसार की जो मेजॉरिटी संगठन, जो सबसे बड़ा संगठन जो है, वो 8 महीने तक इस वार्तालाप में भाग नहीं लिया। उस समय IBA की ये लगातार साजिश थी कि वो वर्कमैन यूनियन जो है, हमारे कर्मचारियों की जो संगठन है, इनको अलग करके एक अलग से वार्तालाप करके एक समझौता पर पहुँचे। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया, और आखिर तक हमारी कोशिश ये रही कि जो वार्तालाप जो भी है, ये समझौते की ये सारे 9 संगठन मिलकर हम करें, और आखिर तक हम इसमें कामयाब रहे। तो ये भी हमारे ख्याल से एक विशेषता है कि हमारी जो एकता है, वो एकता आखिर मौके तक हम बनाए रखें।
ये खास करके मेरे हिसाब से जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हम आपको बताना चाहते हैं। BFI इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ऐसे निर्णय के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हम लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया। हमारी कुछ मांग थी जो हम मांग पत्र के रूप से 2017 के मई महीने में हमने दिया था, और ये संयुक्त सारे यूनियन की तरफ से मांग पत्र दिया गया था। अब इस दौरान इसमें बहुत सी मांगें थी, बहुत से मुद्दे थे जो हमारे बहुत दिल के करीब आ गए थे, और ख़ास करके जो हमारे कर्मचारी अधिकारी जिनकी तरफ से हम ये वार्तालाप करते हैं, एक समझौता करते हैं, इनकी कुछ आकांक्षाएं हैं। हर आकांक्षाएं जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे ख्याल से ये समझौता ज्ञापन जो हुआ है 22 जुलाई जो हस्ताक्षर हुआ है, ये आम कर्मचारी अधिकारियों की जो आकांक्षा है, ये आकांक्षा तो पूरी नहीं कर सके, और ख़ास करके कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं, कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जिस संवेदनशील मुद्दों के बारे में भी कुछ फैसला नहीं हुआ। ये हमारे ख्याल से बात यह है कि ये वार्तालाप चलते हुए IBA ने बहुत सारे मुद्दों पे अपना जो प्रस्ताव, ये प्रस्ताव लगातार बदलता गया, और कुछ बातों पे जो हमारी बहुत ही अहम मुद्दे हैं, IBA ने अपने मर्जी पर आखिर तक अड़े रहे। इस बारे में मान लीजिए जनवरी में 31 तारीख और 1 फरवरी 2 दिन लगातार हमने हड़ताल की 12 सूत्री मुद्दों पर। अब इनमें से कुछ ऐसे मुद्दे थी, खास करके पहली 6 मुद्दे थी जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रख रही थी। तो बात यह है कि जनवरी से लेकर जुलाई में जब हमारी समझौता ज्ञापन हुआ है, अगर आप देखें तो सिर्फ हमारी जो लोडिंग है, जो प्रभार है, खास करके महंगाई भत्ता बेसिक पे के साथ विलय करने के बाद जो प्रभार दिया जाता है, जिसको हम लोडिंग कहते हैं, इस लोडिंग में 0.5% से ज़्यादा, और किसी मुद्दे पे हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सके। और ये हुआ है खास करके IBA की जो रुख जो अपनाए हैं कि हम किसी तरह आपके मांग को नहीं मानेंगे, इसके कारण, इसी के कारण से चलते हुए जैसे कि हम समझे थे कि आम कर्मचारी अधिकारियों की जो आकांक्षा है, ये आकांक्षा ये समझौता ज्ञापन पूरी न कर पाए, इसीलिए हम ये समझौता ज्ञापन दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। बहुत दुख के साथ हमें ये फैसला, ये निर्णय लेना पड़ा, लेकिन इसी के कारण हम ये निर्णय लिया। अब BFI ने 11वीं समझौता ज्ञापन से संबंधित कुछ मामलों को उठाया है, जिसमें मूल वेतन के साथ DA का विलय के पश्चात आने वाले प्रभार जो 2.5% पर IBA और यूनियनों के बीच तय हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि मैं जो संवेदनशील मुद्दों के बारे में कह रहा था, इसमें एक तो है ये कि हमारी जो महंगाई भत्ता है, जो डियरनेस अलाउंस है, ये बेसिक पे के साथ विलय के बाद स्पेशल अलाउंस, जो विलय के बाद जो लोडिंग प्रभार दिया जाता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि पिछली 10वीं द्विपक्षीय समझौते में ये प्रभार सिर्फ 2% था। इस बार 2 से हम थोड़ा सा आगे बढ़े 2.5%। 22 जुलाई IBA ने कह रहे थे कि हम परंपरा को तोड़ेंगे। परंपरा जो 2% है, 2% है, इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ के कहाँ तक पहुँचे? 2.5% तक पहुँचे। मान लीजिए 2% या 2.5% से क्या होता है, ये जो हमारी सेवानिवृत्ति परिलाभ है, जो सुपरएनुएशन बेनिफिट्स होते हैं, ये सेवानिवृत्ति परिलाभ जिनको मिलना है, इसके लिए बहुत ही नुकसान होता है, और इस पर सारी ज़िंदगी की जो पेंशन होता है, ये पेंशन तय होता है। मान लीजिए 2.5%, 2.5% जो है, ये हमारे मामले में, हमारी तुलना में जितने भी वित्तीय संगठन हैं, मान लीजिए
कि 10वें द्विपक्षीय समझौते में हमें 2% प्रभार दिया गया है। जहाँ हमारी बात इंश्योरेंस में, बीमा उद्योग में एक समझौता हुआ है, वहाँ 13% से ज़्यादा, 13% से ज़्यादा प्रभार हुआ है। हमारे 10वें द्विपक्षीय समझौते के बाद रिजर्व बैंक में समझौता हुआ है, वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा प्रभार दिया गया है। अब 2.5% प्रभार देने के बाद ऐसा होगा कि कभी ऐसा दिन था जहाँ बैंक कर्मचारी अधिकारियों की जो वेतन होते थे वो हमारे देश में अव्वल नंबर पे होते थे, और अब हम पीछे जाते जाते बहुत ही पीछे जाएंगे। और ख़ास करके मान लीजिए कि जो जिम्मेदारी निभाए हैं बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने पिछले कई सालों से, उस जिम्मेदारी के भी ये समानुपात नहीं है। इसीलिए हमारी ये राय थी कि ये 2% के बाद जो 13% रह जाएगा, ये जो वितरण जो विधि है ये बहुत ज़्यादा होंगे, और इसका जो लाभ है ये लाभ सिर्फ आज मिलेगा, लेकिन हमारी जो सेवानिवृत्ति के बाद जो हमारी ज़िंदगी है सभी के है, इसके बारे में इसका कोई भी सुविधा नहीं होगी। इसीलिए खास करके जो 2 और 2.5% लगातार 2 समझौते में हुआ है, द्विपक्षीय समझौते में, इससे हमें भारी नुकसान पहुंचेगा। और दूसरे तुलनीय जो उद्योग है, खास करके जो मैं बताया इंश्योरेंस और रिजर्व बैंक, इसके तुलना में भी हमारी जो पे स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कमज़ोर पड़ेगी। यही कारण है हमारी 2.5% से ज़्यादा लोडिंग होनी चाहिए। और जैसे कि हम लोगों ने कहा कि 22 जुलाई जब बैठक में IBA ने कहा था कि आज ही हमें समझौता ज्ञापन करना है, तो हमारी ये राय थी कि या तो समझौता ज्ञापन पीछे ले जाइए ताकि हम प्रभार के बारे में और खुद बातचीत कर सकें, या ऐसा हो सकता है कि 9वें द्विपक्षीय समझौते तक जो हुआ है कि प्रभार की जो बातचीत है ये वितरण के समय, जैसे कि हमारी 15% पैसे दिया जा रहा है 7,898 करोड़, ये जब वितरण किया जाएगा, जैसे वितरण के समय आ गया है, मान लीजिए अभी 2 वर्किंग ग्रुप बनेगा, एक अधिकारियों के लिए, एक वर्कमैन के लिए, कर्मचारियों के लिए। और ये वर्किंग ग्रुप बनाने का संदेश भी IBA के तरफ से हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का दिया गया है। हालांकि जैसे कि हम ये समझौता ज्ञापन दस्तखत करने के लिए मना कर दिया है BFI को, इस दौरान जो बातचीत होगी, जो वार्तालाप होगी, इसमें बुलाए नहीं जाएगी। बिना BFI के अभी वर्किंग ग्रुप बनेगा और वो बातचीत आगे ले जाएंगे। तो हमारा ये कहना था कि 9वें द्विपक्षीय समझौते तक ये हमारी जो प्रभार की जो वितरण है, ये हमने जो कुल पैसे वितरण के समय करते आए थे, इसका भी हमें मौका दिया जाए। लेकिन IBA ने, जैसे हमने कहा कि अपने जो मर्जी है इस मर्जी पर अड़े रहे, और उसी दिन 2.5% जो प्रभार है ये उन्होंने तय कर लिया। इसीलिए हमें लगता है कि इससे अभी के बैंक कर्मचारी और आने वाले दिन में जो सेवानिवृत्ति जिनकी होगी उनको भी नुकसान होगा। यूनियनों ने मूल वेतन के साथ विशेष भत्ता का विलय की मांग की थी, जो 10वीं द्विपक्षीय समझौता के दौरान लाया गया था। इसे इस समझौता ज्ञापन में नहीं रखा गया है। IBA का कहना है कि यह मामला विचाराधीन है, अतः यह विचारणीय नहीं है। इस मामले में BFI का क्या विचार है? हाँ, ये भी हमारे लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। जहाँ तक संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमारी मांग पत्र हमने दी थी 11वें समझौते के लिए, वहाँ हमारी ये मांग थी कि हमारी जो विशेष भत्ता है, जिस पर सिर्फ महंगाई भत्ता दिया जाता है लेकिन कोई सेवानिवृत्ति परिलाभ नहीं मिलता है, इसको हमारे जो बेसिक पे है इसके साथ विलय किया जाए। मान लीजिए 9वें द्विपक्षीय समझौते में भी हमारी जो प्रभार थी वो प्रभार थी 15% सब स्टाफ के लिए, 14% क्लर्क के लिए। इस बार, पिछली बार 2% हुआ सिर्फ 10वीं में, इस बार 2.5% हुआ। हमारी ये मांग थी कि इसको आप विलय कर दीजिए बेसिक पे के साथ, क्योंकि पिछली बार जब 2% हुई थी हमारी प्रभार, उसके बाद 13% हमको बांटना पड़ा, और ये बांटते हुए ये विशेष भत्ता की शुरुआत हुई थी।
और यही हमारी आम समझौता थी कि जब 11वां द्विपक्षीय समझौता होगी तब इसको हम विलय करेंगे बेसिक पे के साथ, और इसी हिसाब में हमने हमारी मांग पत्र दी थी। जब बातचीत आगे बढ़ा 11वें समझौते के लिए, तो आईबीए के कहना था कि अगर हमने विलय कर दिया इस विशेष भत्ता को, तो इसके लिए जो सेवानिवृत्ति के लिए जो पैसे लगेगा ये बहुत भारी रकम होगी। बात यह है कि पिछले द्विपक्षीय समझौते से एक परिवर्तन हुई है, वो ये है कि सुपरएन्युएशन कॉस्ट, जो सेवानिवृत्ति के जो पैसे राशि है, ये आईबीए देता है, हमारे हिसाब में ये नहीं आता है। बात ये है कि हमारी जो कहना था कि इसको विलय कर दिया जाए, आईबीए एक समय पे राजी था कि इसमें से आंशिक एक पार्शियल विलय होगी बेसिक पे के साथ। इस बातचीत को चलते हुए हम लोगों ने कहा कि जो पैसे की बात आप कर रहे हैं 21,000 करोड़, ये हमें लगता है ये बहुत भारी रकम है, ऐसे इतनी ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो इस बारे में एक समय पर ये सहमति हुई कि चलिए गणना किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए कितना पैसा लगेगा। और इस गणना के लिए एक स्मॉल कमेटी की हमारी तरफ से बनाया गया है, जिसमें 3 संगठन शामिल थे। और जहाँ तक हमारी सूचना है कि इस 3 संगठनों के साथ आईबीए की एक बातचीत हुई थी इस बारे में, लेकिन उसके बाद किसी भी मीटिंग में, किसी भी बैठक में आईबीए की तरफ से कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया कि कितना पैसा लगेगा। तो बात यह है, अभी आईबीए कह रहे हैं कि 21,000 करोड़। पार्शियल के बारे में भी एक समय बातचीत हुई थी, ये दिसंबर 2019 तक की बात है। जनवरी 2020 में अचानक आईबीए ने कह रहे हैं कि ये मामला विचाराधीन है। विचाराधीन क्या है? ये है कि कुछ लोग न्यायालय पे गए हैं ये मांग लेके कि 1/11/2012 से जो लोगों की सेवानिवृत्ति हुई है, जिन कर्मचारियों की, अधिकारियों की, इनको इस स्पेशल अलाउंस के जैसे हमें पेंशन मिलता है वैसे ही पेंशन मिलना चाहिए। तो जो विचाराधीन है वो 2012 से लेकर 2017 अक्टूबर तक है, और हमारी मांग है 1/11/2017 से लेके आने वाले दिनों में। तो वो विचाराधीन जो था, जो समय है, जो पीरियड है, और हमारी जो समय है इस विलय के लिए, ये समय एक नहीं है। तो बात ये है कि बहुत दिनों से ये न्यायालय में है, अचानक आईबीए को ख्याल आया कि विचाराधीन है। तो हम सोचते हैं कि आईबीए की ये जो बात है ये बात मानने वाली नहीं है, और अगर ये विशेष भत्ता चलता रहेगा और आने वाले दिन में अगर 2.5% प्रभार जारी रहे, तो 12.5% पैसे फिर से बांटना पड़ेगा। जैसे कि पिछले द्विपक्षीय समझौते में हमको 13% बांटना पड़ा, तो फिर ऐसे भत्ते का हमें सोचना पड़ेगा जिनका कोई सेवानिवृत्ति पर लाभ नहीं मिलेगा। और आने वाले दिन में जैसे कि 2.5% प्रभार के लिए सेवानिवृत्ति पर लाभ में नुकसान पहुंचता है, उसी तरह इस जो विशेष भत्ता है इसका विलय ना करने से नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो यही एक मुद्दा है हमारे लिए, जिन्हें हमने रोका है इस समझौता ज्ञापन में दस्तखत करने के लिए। कुछ समय से हम लोगों ने सप्ताह में 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए मांग करते रहे हैं। पिछले समझौता ज्ञापन में यह सहमति बनी थी कि प्रत्येक माह के दूसरा और चौथा शनिवार को अवकाश रहेगा। अब सप्ताह में 5 दिवसीय बैंकिंग के बारे में क्या सोचते हैं? कि बात यह है, इस मांग की भविष्य क्या है? बात यह है कि हम क्यों ये मांगे हैं। मान लीजिए कि बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकर की जो बैंक की जो बैंकर है, यानी कि हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक में बहुत दिनों से 5 दिवसीय सप्ताह है। हमारे केंद्र सरकारी जितने भी दफ्तरें हैं इनमें 5 दिवसीय सप्ताह है। और ख़ास करके जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, हर एक स्टॉक एक्सचेंज में भी 5 दिवसीय सप्ताह है। और जैसे कि मान लीजिए कि ये जो महामारी अभी चल रहा है, इसके चलते हुए
हमने देखा है कि बहुत सी राज्यों में खास करके समय कम कर दिया गया है। 10 से लेकर 2 बजे तक कामकाज होता जा रहा है। बहुत सी जगह में शनिवार बंद हो रहा है। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारी जो वैकल्पिक जो वितरण चैनल है, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल, मान लीजिए पिछली कई सालों से हर एक बैंक ने अरबों करोड़ रुपया खर्चा किया है ये वैकल्पिक चैनल बनाने के लिए, जैसे कि ATM है, जैसे कि RTGS NEFT है, जैसे कि दूसरे बात यह है मोबाइल बैंकिंग हुआ है, UPI ऐप हुआ है, सरकार ने भीम एप्लीकेशन शुरू किया है। और अगर देखा जाए तो हर एक बैंक की अगर आप लोग हिसाब देखेंगे तो कम से कम हर बैंक में 70% जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है, ये वैकल्पिक चैनल से होता है, पेपरलेस ट्रांजैक्शन होता है, बिना कागज़ का। तो इसके चलते हुए अभी इस महामारी के समय हमने ये भी देखे हैं बहुत सारे देशों में 4 दिवसीय सप्ताह आ गए हैं। और ख़ास करके अभी इन दिनों इतना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है बैंक कर्मचारी अधिकारियों के लिए। और इस महामारी के समय हमने देखा है कि पहले दिन से लेके बैंक कर्मचारी अधिकारियों को हमारी जो सेवा है ये सेवा हमको देना पड़ा आम आदमियों को। और जितने भी हमारी मान लीजिए पाबंदियाँ थी, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थी, एडवाइजरी जो थी, ये किसी का पालन नहीं हुआ बैंक कर्मचारी अधिकारियों के लिए। तो सारे के चलते हुए हमारे जीवन की जो एक संतुलन है काम का और विश्राम का, हमारे परिवार को देने का, इस संतुलन अगर हम ठीक से बनाए रखें, हमको ये भी मालूम है कि अभी इस काम के बोझ से लेके बहुत सारे हमारे अधिकारी जो है ये खुदकुशी तक करना पड़ा। तो अभी ये संतुलन बनाए रखने के लिए हमें लगता है कि बैंकों में 5 दिवसीय सप्ताह चालू करना चाहिए। और ख़ास करके 10वें द्विपक्षीय समझौते में जब ये तय हुआ था कि हर महीने के 2 शनिवार बंद रहेगी बैंक, तभी एक आम तौर से एक सहमति हुई थी कि आने वाले दिन में ये कोशिश रहेगी कि हर एक शनिवार छुट्टी रहे। तो इस बात को लेकर हमें लगता है कि ये बहुत ही संवेदनशील हमारी मुद्दा है। अगर आप किसी भी बैंक कर्मचारी अधिकारियों को पूछे कि आप क्या चाहते हैं, एक मांग बताइए, तो मेरे ख्याल से लगभग 90% बैंक कर्मचारी अधिकारी कहेंगे कि चलो भाई हम कुछ पैसे हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, हमें 5 दिवसीय सप्ताह दिला दें, क्योंकि हम अपने फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम इतने कामकाज में हम बहुत ही परेशान होते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है ये बहुत जायज़ मांग है, ये नाजायज़ मांग नहीं है। और इस मांग को लेके हमें आने वाले दिनों में कड़ी संघर्ष करना चाहिए अगर हमारी जीवन में, ज़िंदगी में संतुलन हम बना के रखना चाहते हैं तो। IBF ने प्राप्त अंतिम वेतन पर 15% से 30% परिवार पेंशन वृद्धि के सिद्धांत पर सहमति जताई है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? ये भी हमारे संवेदनशील मुद्दों में एक है। बात यह है कि इस बात को बहुत दिन से बातचीत हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। जब 10वें द्विपक्षीय समझौते की वार्तालाप चल रहा था, तब एक समय पे ऐसा लगा कि IBA ने शायद ये मान जाएंगे। IBA का कुछ समय तक इस पर भी थोड़ा सा हमने देखा कि थोड़ा सा वो सॉफ्ट है, नरम है, लेकिन बाद में इसका फैसला नहीं हुआ 10वें द्विपक्षीय समझौते में। अब 11वें द्विपक्षीय समझौते की बातचीत चलते हुए एक समय पे IBA ने सहमति व्यक्त की कि चलिए हम लोग इस बारे में सिफारिश करेंगे। क्या सिफारिश करेंगे कि हमारी जो पारिवारिक पेंशन है, जो आखिरी जो हमारे पे है, उस पर 15% मिलता है। ये बहुत ही कम है, ये हमको मालूम है। ये इतनी कम है कि किसी भी फैमिली, किसी भी परिवार अपने ज़िंदगी के न्यूनतम जो डिमांड है, जो चाहत है, ये चाहत पूरी नहीं कर पा रही है। बहुत ही संगीन हालत में ये लोग हैं। बात यह है कि 15 से 30% होगा और कोई सीलिंग नहीं रहेगी, जैसे कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए है। ऐसे नहीं है कि ये जो प्रस्ताव है ये कोई आसमान से आया है, ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत दिनों से चलता आया है। तो एक समय में जाके IBA ने इस पर सहमति व्यक्त की और इन्होंने सरकार के पास सिफारिश भी भेजे हैं। जब हमने 2 दिन की हड़ताल बुलाए थे 30 जनवरी और 1 फरवरी 2020 में,
तो हमारी श्रम आयुक्त जो है, मुख्य श्रम आयुक्त जो दिल्ली में है, यहाँ हमारी जो बातचीत हुई थी, जो कंसिलिएशन हुआ था, वहाँ जो चिट्ठी आईबी की तरफ से दिया गया था, वहाँ भी इसका जिक्र था कि इस बारे में ये सिफारिश सरकार की अनुमोदन के लिए भेजा गया है, ये हमें मालूम है। और जब 22 जुलाई बात हो रही थी तो 22 जुलाई में भी आईबी की तरफ से ये बात दोहराया गया है। आईबी के चेयरमैन इस वार्तालाप के बीच आए थे नेगोशिएशन में, और वहाँ भी इन्होंने इस बात के खुलासा किया है कि आईबीए इन प्रिंसिपली एग्रीड है, सहमत है, अपने नैतिक समर्थन इसके है, और इस बारे में सिफारिश गया है सरकार की अनुमोदन के लिए। तो हमारी सिर्फ ये अनुरोध थी कि जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही आप एमओयू में, जैसे कि समझौता ज्ञापन में इसको दाखिल कर दीजिए, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे जो न्यू पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम है, जैसे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, इसमें इस बार फैसला हुआ है कि केंद्रीय सरकार कर्मचारी के जैसे बैंकर की जो कंट्रीब्यूशन है, बैंक का जो अपने देन है, ये 10 से लेकर 14 तक बढ़ाई जाएगी। और ये इस समझौता ज्ञापन में लिखा गया है कि आईबीए ने और यूनियन ने इस बात पर सहमत है कि बैंकर की जो देन है ये 14% होगी, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, सरकार की अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने मांगे थे कि पारिवारिक पेंशन, जैसे कि आप सहमत है और आपने सिफारिश भेज दिया है, तो ठीक इसी तरह आप समझौता ज्ञापन में लिख दीजिए कि सरकार के अनुमोदन मिलने से ये लागू हो जाएगा, जैसे एनपीएस के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपने जिक्र किया है। लेकिन हमें नहीं मालूम किस लिए इसको भी नकार कर दिया। तो ये बात सही है कि आईबीए ने अपना सिफारिश भेज दिया है, लेकिन सरकार की अनुमोदन जब तक नहीं मिलता है हमें चैन नहीं मिलेगा। हालांकि हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगले 3 महीने और जिस समय में ये सेटलमेंट फाइनल होगा, एक जगह आगे के बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हो, उसके पहले ये लाया जाए, इसकी कोशिश हमारी रहेगी, और तभी जाके हमको चैन मिलेगा जब इसका अनुमोदन केंद्रीय सरकार दे देंगे। लेकिन हमें ये आश्चर्य हुआ कि आईबीए ने जहाँ चेयरमैन आके इसका खुलासा किया है, वहाँ आईबीए ने ये समझौता ज्ञापन में लिखने के लिए मना कर दिया। इसका वजह हमें साफ नहीं हुआ। बैंकिंग उद्योग के यूनियनों ने पेंशन संशोधन के लिए मांग करते हैं। आईबीए ने यह कहता रहा है कि इसके लिए बहुत अधिक राशि की आवश्यकता है। अब पेंशन में तदर्थ वृद्धि पर कुछ विचार किया जा रहा है। आरबीआई में पेंशन संशोधन पिछले वर्ष किया गया था। इस संबंध में बीएफआई का क्या विचार है? बात यह है कि हमारी जो पेंशन है, ये हमको मालूम है सन 1995 में ये कानून बना है और 1986 से इसका वितरण किया जा रहा है। तब से लेके हमारी जो पेंशन है, इस पेंशन का संशोधन नहीं हुआ है। हालांकि हमें ये पता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए हर जो 10 साल बाद जो वेतन आयोग बनाया जाता है, उस वेतन आयोग के सिफारिश के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन है, इसका संशोधन होता आया है। पिछले साल आरबीआई के जो कर्मचारी और अधिकारी, इनका पेंशन भी संशोधन हुआ है। और बात यह है कि बहुत दिन से आईबीआई का ये कहना था कि बहुत भारी रकम लगेगा, और एक एक समय, जैसे कि हर मुद्दों के समय एक समय वो एक रकम बताते हैं, कभी 95,000 करोड़, कभी और ज़्यादा। और सबसे खास बात यह है कि इस वार्तालाप के चलते हुए आईबीए ने एक समय पे कहा कि कुछ ऐसे बैंक है जिस बैंकों ने अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दिया है हम लोगों के पास। जब पूरा आंकड़ा आईबीए के पास नहीं है तो आईबीए कैसे एक रकम की बात कहते हैं, ये हमें पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे संगठन, खास करके हमारी जो रिटायरी संगठन है, ऐसे रिटायरी संगठन ने आरटीआई के ज़रिए ऐसे कुछ आंकड़े बहुत सारी बैंकों से उनको पास मिला है। ये भी उन्होंने भेजा है हम लोगों को, हमारे संयुक्त मंच को भी भेजा।
और ख़ास करके आईबीए की ये जो रकम की बात है, हमने अपने तजुर्बा किया है, जब हम लोगों ने और एक ऑप्शन की मांग कर रहे थे तब जाके आईबीए ने कहा बहुत भारी रकम लगेगा। तो उसके बाद देखा गया कि संसद में वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रकम बताया गया कि 26,000 करोड़ रुपया लगेगा। तो बाद में जाके एक्चुअरी के जरिए जब गणना किया गया था और आईबीए की और यूएफबीयू की ये जो जॉइंट संयुक्त एक्चुअरियल जो एक्सरसाइज हुआ था, जो गणना हुई थी, उसके बाद देखा गया कि 9,000 करोड़ रुपया लगेगा। तो कहाँ 26,000 करोड़ आईबीए के कहने से वित्त मंत्रालय से बताया गया संसद में, और कहाँ 9,000 करोड़। इसके चलते हुए हमें लगता है कि आईबीए जो आंकड़ा दे रहा है ये आंकड़ा सही नहीं है। और एक समय पे इस 11वें समझौते के समय पे ये तय हुआ था कि आईबीए हमारी बताई हुई जो एक्चुअरी है उस एक्चुअरी को ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा वो दे देंगे सभी बैंकों को लगा के, जब हम एक एक्सरसाइज फिर से गणना करेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे कितना पैसा लगेगा, और अगर फंड से नहीं होगा तो कहाँ से ये पैसा आएगा। आईबीए ने ऐसा कोई आंकड़ा हमको नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि अचानक वो आके एक एडहॉक वृद्धि के बारे में बातचीत करते रहे, जैसे कि हमारी कहीं मांग में नहीं है, क्योंकि हमारी साफ मांग है कि हमारी जो पेंशन की जो प्रणाली है ये रिजर्व बैंक की जैसे बनाया गया है और रिजर्व बैंक में जैसे संशोधन हुआ है वैसे ही संशोधन होना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये जो है ये लाखों करोड़ लाखों हमारी जो पेंशनर्स है जो सेवानिवृत्ति पे गए हैं, जिनका पेंशन संशोधन नहीं होता है, अगर 30 साल पहले 35 साल पहले जिनकी सेवानिवृत्ति हुई है उनकी पेंशन के बारे में अगर देखा जाए तो हमको भी शर्म आता है। तो हमें नहीं लगता है कि आईबीए की जो अपना जो अंदाज है वो इस मांग को पूरी करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए ये भी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारे लिए। तो इस बारे में भी आईबीए ने जो भी अपना सोच विचार है ये भी एमओयू में नहीं रखे हैं। अभी एक चर्चा हो रहा है ये सब के बारे में कि एमओयू में समझौता ज्ञापन में एक जगह है कि जितने भी बातचीत यूनियन ने और बैंकर ने उठाए हैं वो सारे बातचीत के लेके फाइनल सेटलमेंट के पहले तय होगी। अगर ये सारे चीज़ जो हमने बताए हैं, जैसे 5 दिवसीय सप्ताह जो है, जैसे कि हमारे स्पेशल अलाउंस, जैसे कि विशेष भत्ता की बेसिक पे साथ विलयन की जहाँ तक बात है, जहाँ तक पेंशन संशोधन की बात है आरबीआई के जैसे, और जहाँ तक पारिवारिक पेंशन को बढ़ाने की बात है, अगर इस संवेदनशील मुद्दों को बातचीत करते हुए एक नतीजे पे हम पहुँचेंगे फाइनल सेटलमेंट के पहले, तो हमारी जैसा खुश और कोई नहीं होंगे, क्योंकि इस बारे में सीधा बातचीत समझौता ज्ञापन में नहीं आया, इसीलिए हम दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। अगर ये जगह पाएगा तो हम बहुत खुश होंगे। तो ये तो हमारी भी मांग है। तो हमारी उम्मीद ये रहेगी कि जैसे कि ये बताया गया है समझौता ज्ञापन में कि वो सारे मुद्दे जो यूनियन ने और बैंकर्स ने उठाए हैं इस पर बातचीत होगी और आने वाले दिन में फाइनल सेटलमेंट के पहले इस पर तय होगी। तो हम यही चाहेंगे ये सारे मुद्दों जो मुद्दे हमने बोले हैं, जिसको लेके हमने खास करके जो 6 मुद्दों को लेके 12 सूत्री मांगों को लेके हमने 2 दिन का हड़ताल किया था, और इसमें 6 मुद्दा बहुत खास थी। इनमें से 15% तक हम पहुँचे हैं, 20% हमारी मांग थी, 2.5% हम सोचते हैं सब खुश नहीं है। तीसरा था विशेष भत्ता की विलयन बेसिक पे के साथ। चौथा हमारी था 5 दिवसीय सप्ताह। 5वीं था कि हमारे पारिवारिक पेंशन में वृद्धि, और 6ठी था पेंशन संशोधन। अगर ये 6 जो हमारी संवेदनशील मुद्दे थी, इस बारे में अगर फाइनल सेटलमेंट के पहले चर्चा हो जाए और एक जगह पे हम पहुंच जाए तो हम बहुत खुश होंगे, और यही हमारी आज की मांग है। कार्य निष्पादन आधारित मानदेय तथा पीएलआई को इस समझौता ज्ञापन में लाया गया और शामिल किया गया है। पीएफआई क्यों पीएलआई जो कुल मात्रा से अधिक है का विरोध करता है। बात यह है कि ये हमारी जो 15% जो बढ़ोतरी होगी इसके बाहर होगी।
मान लीजिए सही बात है, ये 15% से बाहर होगी, कुछ ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन दो चीज़ है जिसे हमें अमल करना है। पहला ये है कि ये एक बैंक के ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, परिचालन जो लाभ है, मुनाफा है, इस पर आधारित होगी। अभी से लेके पिछले 10 द्विपक्षीय समझौते पर ऐसा कोई प्रावधान हमारे समझौते पे नहीं रहा कि हमारी जो भी मिलना है, चाहे वो 15% से बाहर हो या इसका अंदर हो, ये किसी बैंक की किसी परिचालन लाभ से संपर्कित है और किसी बैंक की कुछ परफॉर्मेंस से संपर्कित है। इस पर संपर्कित नहीं था, कभी इस पर आधारित नहीं था। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक द्विपक्षीय समझौते की बात है, ये द्विपक्षीय समझौते जितने भी बैंक, उसके कर्मचारी और अधिकारी, सारे के लिए एक ही जैसे हमारी वेतन और हमारी जो सर्विस कंडीशन, हमारी जो नौकरी के जो शर्तें हैं, ये सभी के लिए एक जैसे होते थे। यहाँ भी कुछ फ़र्क आ जाएगा। मान लीजिए कि जो परिचालन लाभ एक कर्मचारी या अधिकारी के काम करने पे निर्भर नहीं होता है, इसके आधार पे अगर किसी को पैसा दिया जाए, क्या ये सही होगा? दूसरा ये बात कहा जा रहा है कि ये प्रॉफिट लिंक्ड है, परफॉर्मेंस लिंक नहीं है। लेकिन इसका जो नोमेनक्लेचर है, ये परफॉर्मेंस लिंक है और आने वाले दिनों में ये परफॉर्मेंस लिंक होगा। मान लीजिए हमने क्या देखा है, ये महामारी के चलते हुए बहुत सारी बैंक है जो अलग अलग अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुविधा दी है। हर बैंक ने एक जैसे सुविधा नहीं दी है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो काम करने के लिए 5-6 दिन काम करने के लिए 1 दिन सैलरी हो। तो इस बारे में देखा गया है कि अलग अलग बैंक अपने कर्मचारियों की अलग अलग सुविधाएं दी रही है। तो इस बारे में भी हमको ये कहना है कि ये कभी एक कर्मचारी अधिकारियों को ये प्रोत्साहन नहीं देता है। हालांकि ये प्रोत्साहन कहा जाता है। मान लीजिए एक बैंक की कर्मचारी अगर देखते हैं कि अगर हमारा देहांत हो जाता है कोरोना के लिए, तो हमारे परिवार 20 लाख मिलेगा, और दूसरे एक बैंक के अगर कर्मचारी का देहांत हो गया तो उनके परिवार को 50 लाख मिलेगा। कि ये सही है? ये कभी था हमारे उद्योग में? जो हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है, अभी जो इसका शुरुआत किया है, हमें लगता है ये शुरुआत सिर्फ यही नहीं रुकेगी। एक समय आएगा, बैंकर ने पिछले 9वीं और 10वीं द्विपक्षीय समझौते में भी परफॉर्मेंस के आधार पे, लाभ के आधार पे उन्होंने कोशिश की थी कि ये सेटलमेंट, ये समझौता करने के लिए, लेकिन यूएफबीयू ने इसका मना कर दिया। इस बार में शुरुआत में यूएफबीयू का ये कहना है कि ये जो प्रोत्साहन है, ये कभी भी किसी की बैंक की लाभ पे आधारित नहीं होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से ये जो है, ये छोटी लगती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये छोटी नहीं रहेगी। और बैंकर की कोशिश ये रहेगी कि प्रॉफिट लिंक नहीं, परफॉर्मेंस लिंक हमारी सैलरी हो। इसीलिए जो नाम दिया गया है वो प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव नहीं है। हालांकि ये प्रॉफिट लिंक्ड है, लाभ पे आधारित है, लेकिन नाम है परफॉर्मेंस लिंक। और बैंकर की यही आने वाले दिनों में साजिश रहेगी कि हमारी जो तनख्वाह है ये परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जाए। इसीलिए हम इसका पहले से विरोध करते आए हैं और आखिर तक हमारी ये विरोध जारी रहेगी। आने वाले दिन में भी हमें इस विरोध को जारी रखना है। हमें ज्ञात है कि यह पहली बार नहीं है जब बीएफआई ने समझौता ज्ञापन के किसी भाग को मानने से इनकार किया है। यह कहा जाता है कि आप उन समझौता ज्ञापनों के बाद में हस्ताक्षर किया। इस संबंध में आपका टिप्पणी क्या है? नहीं, अगर ये कहा जाए कि आपने एक समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया, फिर उसी समझौते को आपने दस्तखत किया है, इस बारे में हमें ये कहना है कि इसका दो तरफ है। एक तो ये है कि अगर बीएफआई को लिया जाए, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका इतिहास क्या कहता है, खास करके जहाँ तक द्विपक्षीय समझौते की बात है। अभी 9 यूनियन है, इसके पहले भी कुछ यूनियन ने हिस्सा लिया था, कुछ यूनियन का नाम बदल गया है। लेकिन 1966 के बाद पहली द्विपक्षीय समझौते दस्तखत होने के बाद
इस 54 साल में देखा जाए कि बीएफआई को सिर्फ द्विपक्षीय समझौते में भाग लेने के लिए 12 साल संघर्ष करना पड़ा। बीएफआई को ऐसा नहीं हुआ कि बैंकर ने बोले चलो भाई अपने संगठन का तुम गठन किया है, आ जाओ द्विपक्षीय समझौते के वार्तालाप पे तुम बैठ जाओ, ऐसा नहीं हुआ था। बीएफआई 82 में गठन होने के बाद चौथे समझौता हुआ है। बीएफआई ने मांग पत्र दी थी, उनको भाग लेने नहीं दिया गया। 5वीं जो समझौता हुई थी उसके पहले भी बीएफआई ने मांग पत्र दिया था, लेकिन वहाँ भी बीएफआई को भाग लेने नहीं दिया गया। ये 2 द्विपक्षीय समझौते बीएफआई के गठन होने के बाद बीएफआई को बाहर रखा गया। बीएफआई को मौका मिला जाके छठा द्विपक्षीय समझौते में, और इस दौरान बीएफआई को कई दिन अकेले स्ट्राइक भी करना पड़ा आईबीए के खिलाफ कि क्यों हमको तुम बातचीत करने का मौका नहीं दोगे। तो 12 साल संघर्ष करने के बाद जो मौका मिला है, जब बीएफआई इनकार करता है कि समझौता ज्ञापन पे हम दस्तखत नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा अधिकार जिन्होंने हमने लड़कर हासिल की है, ये अधिकार को हम छोड़ रहे हैं। छोड़ किसके लिए रहे हैं? जब वार्तालाप में भाग ले रहे थे हम कर्मचारी अधिकारियों के लिए है, और जहाँ कर्मचारी और अधिकारियों की जहाँ आकांक्षा है, वो आकांक्षा जहाँ पूरी नहीं होता है तो हम दस्तखत करने के लिए इनकार करते हैं। 7वें समझौता हमने दस्तखत नहीं किया। समय क्या था, क्या बात थी? यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक और इंडियन बैंक, इस 3 बैंकों के बारे में फिकी, खास करके जो वणिक सभा है, इस फिकी का कहना है कि बहुत बुरा चल रहा है। इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो बकाया राशि है, वो बहुत भारी रकम की है, और इस बैंकों को आगे ले जाना ठीक नहीं है, इस बैंकों को बंद कर देना चाहिए। यहाँ से शुरू हुआ है इस 3 बैंकों की लड़ाई। हम लोगों ने संयुक्त मंच से इसका विरोध किया था, और तब जाके संयुक्त मंच बना था। उसके बाद भी लड़ाई जारी रखी, और इसके चलते हुए जब एक द्विपक्षीय समझौते में फिर से इस 3 बैंकों को अलग रखने की एक साजिश रची गई थी सरकार और आईबीए की तरफ से, हमने इसका विरोध किया था। विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें ये पूरा मालूम था इसको मिलेगा बकाया राशि, क्योंकि ये जो साजिश थी इस फिकी की, इस साजिश के एक और पहलू थी आईबीए की ये 3 बैंकों को बकाया जो एरियर था, जो बकाया जो रकम था, इसको तभी ना देने का जो साजिश है। इसीलिए हमारी जो लड़ाई थी, जिस 3 बैंक को बंद करने की जो साजिश के खिलाफ, इस लड़ाई के साथ ही जुड़ा हुआ था इस 3 बैंकों को ये एरियर के बाहर रखने की जो साजिश थी। और आज इंडियन बैंक, उन बैंकों में इंडियन बैंक जो है ये अव्वल नंबर बैंक है हमारे हिंदुस्तान में। तो ये हमारी तजुर्बा है, इसी के चलते हुए हमने मना कर दिया था। और मान लीजिए हम लोगों ने अकेले एक स्ट्राइक बुलाया, हाँ बहुत सारे संगठन ने विरोध किया था इसके, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखदायक है। लेकिन इसके बाद इन 3 बैंकों को एरियर देने के लिए, बकाया रकम देने के लिए सभी को एक साथ आके स्ट्राइक करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा, तभी जाके इन 3 बैंकों को मिला है। इन 3 बैंकों को एरियर मिलने के बाद, बकाया राशि मिलने के बाद, अगर हम समझौता ज्ञापन पर दस्तखत करें, अगर सेटलमेंट पर साइन करें कि हमारी ये गुनाह थी, ये शौक नहीं है हमारी। इस बार भी हम लोगों ने ये संवेदनशील मुद्दे जैसे हमने बताए हैं हर एक कर्मचारी अधिकारियों की, जहाँ पूरी नहीं हुई, कर्मचारी अधिकारी तो लड़ने के लिए तैयार था। एक बात ये भी सुनने को आ रहा है कि इस महामारी को चलते हुए एक समय ऐसा आ गया है, अगर हम लोग दस्तखत नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, सरकार बहुत नाराज़ हो जाएंगे। सरकार तो नाराज़ है ही, कब सरकार हमारे पक्ष में था। नोटबंदी के लेकर आज जब कोरोना महामारी हुई है, जहां हर एक बैंक कर्मचारी अधिकारी झेले हैं, अपना जान दे दिया है। जब प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे, सरकार संबोधन कर रहे थे जनता को, देश की, तो बहुत सारे लोगों की बात की, हाँ डॉक्टर ने की है, नर्स ने की है, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल ने की है, ये बात सही है। लेकिन एक बार भी किसी को सुनने को आया कि बैंक कर्मचारी भी पहले दिन से लेके काम करता है, सेवा करता है? नहीं हुआ। मान लीजिए अभी हालात बहुत गंभीर है, एक समझौता 5 साल के लिए होता है, सन 2017, अभी 2020 खत्म होने जा रहा है, 2020 में भी शायद नहीं मिलेगा। मान लीजिए 2022 में ख़त्म होगी, फिर 2 साल लगेगा पूरी करने के लिए। ये 7 साल के दौरान कभी अगर हालत के सुधर हुई है, क्या इससे अच्छा वेतन हमें मिलेगा?
नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चलता रहेगा 2022 तक कम से कम, और उसके बाद भी जब तक ये पूरी ना हो पाए। तो इसीलिए समय हर समय बुरा रहेगा। इस देश में जिस नीति से ये सरकार चलता है, हमारी अर्थनीति, हमारी आर्थिक जो नीति है, आर्थिक जो स्थिति है, ये सुधारने वाली नहीं है। तो क्या इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा जिम्मेदारी बैंक कर्मचारी अधिकारी को मिलेगा, जो 5 साल से काम करता है, इतना सेवा दे रहे हैं देश को, देश की जनता को। तो इसीलिए हम इससे सहमत नहीं है। मान लीजिए कोल इंडिया में इसके चलते हुए भी उन्होंने 3 दिन का हड़ताल की है। 18 तारीख फिर एक हड़ताल होने वाली थी अगस्त में, लेकिन वो हड़ताल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार 41 जो कोल ब्लॉक है, इस कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए उठाए हैं, जो गैर सरकारी कंपनी और विदेशी कंपनी को भी जो सुविधा मिलेगी। और इसका आखिरी दिन था 18 अगस्त। सरकार ने 3 दिन का स्ट्राइक को देख के और 1 दिन का हड़ताल जो होने वाला है, इस नतीजे के सामने सरकार ने 2 महीने पीछे कर दिया है आखिरी दिन की नीलामी की। इसीलिए इन्होंने भी हड़ताल 2 महीने पीछे कर दिया है। तो ये सरकार ऐसा कोई भाषा नहीं समझते हैं, सिर्फ लड़ाई और संघर्ष की भाषा समझते हैं। और पिछले 10 जो द्विपक्षीय समझौते हुई है, ये लड़ाई और संघर्ष करके ही हुई है। तो हमारे हिसाब से इस महामारी को चलते हुए हम कुछ भी दस्तखत कर दे, कुछ भी समझौता ज्ञापन मान ले, ये हमारे हिसाब से इंसाफ नहीं होती ये कर्मचारी अधिकारियों के प्रति। और आईबीए ने ये जो महामारी का जो स्थिति है, इसका पूरा फायदा उठाया। 4 महीने तक कोई मीटिंग नहीं बुलाए। मान लीजिए जब दिन में 3-4 हज़ार लोग इस महामारी में इन्फेक्टेड हो रहे थे, अभी जब 40,000 हो रहा है तब वो जाके मीटिंग बुलाए, जिस मीटिंग में ज़्यादातर घटकों की जाने का कोई संभावना नहीं थी। तो इसके चलते हुए अगर 4 महीने के बाद ऐसे आ गए हैं, चलो भाई हम 2.5% प्रभार मान ले, स्पेशल अलाउंस विशेष भत्ता की विलय नहीं होगी, अभी पेंशन संशोधन के बारे में कोई फाइनल कहा नहीं जाएगा, अब सरकार के पास भेजा गया है, तो ये तुम सब मान लो, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है, हम उनसे सहमत नहीं हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे संवेदनशील जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को हासिल करने के लिए हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अब हमें सुनने को मिल रहा है कि सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने पर विचार कर रही है, जिसके विरोध में हम सोचते हैं कि यूनियनों को मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है। क्या आप सोचते हैं कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर आपकी अस्वीकृत बैंकिंग उद्योग में संयुक्त आंदोलन के लिए बाधा होगी? देखिए, अगर बैंकिंग उद्योग को लिया जाए तो हम जानते हैं सन 80 के दशक के अंत से लेके 2010 तक 20 से 24-25 साल बैंकिंग उद्योग में कोई दाखिला नहीं हुआ। फिर 2010 से बैंकिंग उद्योग में फिर से नई दौर से दाखिला होना शुरू हो गया है। और अभी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं बैंकिंग उद्योग में, इनमें से देखा जाए 65 से 70% जो 2010 के बाद बैंक में आए हैं। और इनमें से कई एक बहुत ज़्यादा संख्या जो है, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत सारी हैं। अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इंजीनियर तो बैंकिंग उद्योग में है। तो ये बैंकों में आए किस लिए? इतनी अच्छी करियर होने से, इतनी अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड होने से, क्योंकि बैंक में आए और बहुत सारी ऐसे लड़के लड़कियां बहुत अच्छे कंपनी छोड़ के आए, क्योंकि खास करके ये बैंकिंग उद्योग पब्लिक सेक्टर में है, सरकारी क्षेत्रों में है। तो इसीलिए आज के जो बैंक कर्मचारी को जो आंदोलन है, इस आंदोलन की सबसे अहम है कि हम इस निजीकरण के विरोध करें, और हम विरोध करते आए। अब ये संयुक्त मंच है, हम ये समझते हैं, मानते हैं, और ये अटल विश्वास है हमारी कि आज के दिन में सभी यूनियन मिलके इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये किसी 1-2 यूनियन की बात नहीं है, जितने भी बड़ा यूनियन होना, सभी को मिलके आगे आना है। और जहाँ तक संयुक्त मंच की बात है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की बात है, ये द्विपक्षीय समझौते के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस नहीं बना है।
और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बना है ऐसी कुछ सरकार की जो साजिश थी कर्मचारी अधिकारियों को नुकसान पहुंचने के लिए, इस साजिश के खिलाफ ये संयुक्त मंच बना। और ये संयुक्त मंच बनने के बहुत साल बाद हम सब मिलके द्विपक्षीय समझौते में आए हैं। तो द्विपक्षीय समझौते के लिए नहीं बना है, और द्विपक्षीय समझौते की किसी बात को लेके ऐसा नहीं होगा कि ये संयुक्त मंच सरकार की ये नीति के विरोध नहीं करेंगे। तो हमें ये नहीं लगता है कि हम ये फैसला लिया है, ये निर्णय लिया है, इसीलिए संयुक्त मंच के जो बैंक निजीकरण के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें कोई छेद पड़ेंगे। खास करके परसों ही हम लोगों ने हमारी BFI की तरफ से हम संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस को चिट्ठी लिखे हैं, जहां हमने ये अनुरोध किया है कि आज ये दिन है जहां सरकार ने सारे सार्वजनिक क्षेत्रों की निजीकरण की बात कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 छोड़ के बाकी सारे कंपनियां जो है इनकी निजीकरण कर दी जाएगी। स्ट्रैटेजिक सेक्टर के बाहर कोई सरकारी कंपनी नहीं रहेंगी। और रोज़ दिन अखबार में ये खबर आ रहा है, मीडिया में ये खबर आ रहा है कि सरकार ये जो स्टैंड अलोन जो मर्जर के बाहर जो बैंक है इसमें कुछ बैंकों को निजीकरण कर देगी। तब ये एक समय है जहां सरकार की घोषणा के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कब सरकार निजीकरण की घोषणा करेंगी। उसके पहले ही हमें ये ऐलान कर देना चाहिए कि हम लड़ाई के मैदान में है। तो ये चिट्ठी हमने परसों ही दी है, सारे घटकों की हमने कॉपी दिए हैं। तो हमारे ये चलते हुए जो निर्णय हम लोगों ने द्विपक्षीय समझौते में लिए है, हमारे हिसाब से BFI की तरफ से ऐसे कोई नहीं है कि हम संयुक्त आंदोलन में नहीं रहेंगे निजीकरण के खिलाफ। और ख़ास करके ये हमारी भी ये सोच है, विचार है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से बाकी के जो घटक हैं उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी जो संयुक्त आंदोलन करनी चाहिए निजीकरण के खिलाफ, इसमें BFI के निर्णय कोई बाधा होगी। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि जैसे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से पिछले लगभग 3 दशकों के ऊपर हम लोगों ने सरकार की ऐसी नीतियों का हम विरोध करते आए हैं और बहुत खूबी के साथ विरोध करते आए हैं, जिनका श्रेय जिनका हौसला सिर्फ हमारे देश में नहीं खास करके विदेशों में भी है। वहाँ भी चर्चा होता है कि हिंदुस्तान में 7.5, 8, 10 लाख की जो संयुक्त मंच है वो सरकार की नीति के खिलाफ है। तो इस बारे में आने वाले दिन में भी हम एक साथ रहेंगे और सरकार की इस नीतियों को विरोध करते रहेंगे। और बाखूबी हमने ये जो सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है बैंक का, इस सार्वजनिक जो बैंक के जो कैरेक्टर है, चरित्र है, हम इसको भी बनाए रखने में कामयाब होंगे, यही हमारी उम्मीद है। तो इस उम्मीद के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम इस समझौते द्विपक्षीय समझौते की और विकास के लिए हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और साथ ही साथ इस सरकार की जो आक्रमण है, इस आक्रमण के खिलाफ भी हम आने वाले दिन में हमारी एक साथ आंदोलन की कोशिश हम जारी रखेंगे।